ITI एकेडमी 247 की यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट को करेंगे जो कि निमी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और इसकी एक सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 161 से शुरू करेंगे। 161 से शुरू करके ऑनवर्ड हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और ये वैसे विद्यार्थी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो फिटर का ट्रेड से ITI कर रहे हैं या फिटर के लिए इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम झारखंड में जो होने वाला है उसका एग्जाम देना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। और ये क्वेश्चन नंबर 161 क्या कहता है, इसको जरा समझते हैं। विच एक्टिविटी causes द एक्सेसिव वियर एंड चैटरिंग ऑफ द ड्रिल बिट वाइल ड्रिलिंग। जब आप ड्रिलिंग करते हो तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वियर एंड टीयर होता है, मतलब उसमें जो है क्या होता है कि टूट फूट ज़्यादा होता है। और चैटरिंग, चैटरिंग का मतलब होता है उसमें आवाज़ आता है, बीट में अत्यधिक आवाज़ आता है। तो ये कब होता है और किस कंडीशन में होता है, इसके ज़रा ऑप्शंस को हम लोग देखें तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस में क्या था कि घिसना और आवाज करने का कारण क्या है, कौन सा ड्रिल बीट का, ठीक है ना। यानी घिसता है, वियर एंड टियर होता है और चैटरिंग की आवाज आती है, क्या कारण है ऐसा। तो जब फीड रेट को हम बहुत कम रखते हैं तो उस कंडीशन में ये आवाज आती है। तो टू स्लो फीड रेट, जहाँ पे फीड रेट को कम कर देंगे वहाँ पे ये होगा कि आपका वियर एंड टियर यानी कि जो ड्रिल बिट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा टूटेगा, उसमें क्षति ज़्यादा होगी और क्या होगा, एक आवाज़ आएगा, चैटरिंग की आवाज़ आएगी, है ना। फीड रेट कम होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 को जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 162 क्या कहता है। और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, समय लगेगा, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। ये क्वेश्चंस कह रहा है कि जो रीडिंग यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये वर्नियर कैलिपर का एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एक रीडिंग दिया हुआ है ग्रेजुएशन में। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन। इंच ग्रेजुएशन दो तरह का जो है वर्नियर कैलिपर जो है मिलता है हमारे पास, एक मैट्रिक स्केल में होता है और दूसरा ब्रिटिश स्केल में होता है। दोनों में अंतर क्या है, मैट्रिक स्केल वाला जो वर्नियर कैलिपर होता है वो रीडिंग जो देता है वो मिलीमीटर में देता है, और जो ब्रिटिश स्केल का जो माइक्रोमीटर होता है उसका रीडिंग जो होता है वो इंचेज में देता है। तो यहाँ इंचेज ग्रेजुएशन वाला वर्नियर कैलिपर है और उसका रीडिंग दिया हुआ है। और इसमें ये जो दोनों, जो इसका क्या दे रखा है, आपका ग्रेजुएशन दे रखा है, और ग्रेजुएशन को पढ़ते हुए हमको ये बताना है कि इसमें कितना जो है ये शो कर रहा है, इसमें ग्रेजुएशन में कितना शो कर रहा है, कितना इसकी रीडिंग है, ये बताना है। ओके, तो रीडिंग पहले हम कैसे पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद जरा हम इसको निकालेंगे। तो चलिए इसको जरा हम देखते हैं कि रीडिंग को हम कैसे पढ़ते हैं। ओके, तो रीडिंग पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है जरा हम देखते हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे इसका जो है ये है मेन स्केल। ओके, मेन स्केल है, और यहाँ जो नीचे वाला जो स्केल है इस पे जो इस तरह का ग्रेजुएशन बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल कहते हैं, वर्नियर स्केल। तो दो तरह का स्केल है, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है, और इसी के सहारे इसकी रीडिंग हम पता करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये पता होना चाहिए कि 1 2 ऐसे 3 इस तरीके से दिया हुआ है और बीच में 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ, ये क्या है। एक्चुअली में इसको आप समझ पाएंगे तभी जाके इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये जो 1 जो दिया हुआ है तो इससे पहले यहाँ 1 होगा, चूंकि यहाँ 2 से शुरू हुआ है तो इससे पहले कहीं ना कहीं 1 होगा, ये बड़ा वाला 1। तो कहीं मान लो यहाँ 1 से शुरू हुआ है 1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 क्या है। तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 ये क्या दिया हुआ है, टोटल इंच दिया हुआ है। यानी कि ये जो सबसे बड़ा वाला अंक जो 1 2 3 4 है ये क्या है, इसका मेन स्केल है और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इंच में। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, 1 इंच। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 इंच है। 1 इंच को हम ऐसे लिखेंगे 1 इंच। ओके, अब ये समझते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें 2 और 3 के बीच भी 1 इंच का है, उसी तरह से 1 और 2 के बीच भी 1 इंच होगा। तो इसके बीच कितना डिवीजन किया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। यानी कि इस मेन स्केल को 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसके एक भाग का मान क्या हो जाएगा, यानी छोटा वाला ये 1 होगा, इसको अगर हम सब डिवीजन कहते हैं, ये आपका जो है ये वाला जो है कितना है,
इसके बाद ये वाला सब डिवीजन हो गया, ये सब डिवीजन हो गया, और इसके पास पहले जो 1 2 है ये क्या है, डिवीजन है। तो मेन हो गया, फिर इसके बाद मेन डिवीजन कितना हो गया, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो मेन डिवीजन जो है वो कितना होगा, 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, तो एक वाला भाग का मान कितना हो जाएगा, 1/10 इंच, यानी कि 0.1 इंच होगा। अब ये मेन इंच को, मेन जो 1/10 इंच जो मेन डिवीजन है उसको भी 2 बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए 2 से 3 के बीच में भी एक छोटा सा भाग है, तो 0.5 यानी कि उसका जो है उसका कितना भाग हो जाएगा, उसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि मेन डिवीजन का भी 2 भाग किया गया। तो सब डिवीजन कितना हो जाएगा, सब डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ये इतना था, इतना डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया, सब डिवीजन का वैल्यू हो गया, एक डिवीजन का वैल्यू, सब डिवीजन के एक भाग का मान कितना हो गया, 0.1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे जो है ये वर्नियर स्केल, इसमें जो लिस्ट काउंट होता है, इसका लिस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है, तो 0.001 इंच होता है, यानी कि इसके एक डिवीजन का जो वैल्यू होता है, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, 0.001 इंच होता है। इतनी बातें अगर समझ में आ गए तब हम लोग रीडिंग निकालने पे आगे चलते हैं। तो अब जैसे ही रीडिंग निकालने की बात करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका जीरो वाला सिरा कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला जीरो, ये जीरो इसके कहाँ पे है। तो ये देखिए मेन स्केल का 1 इंच तो है, 1 इंच के बाद ये सारा डिवीजन दिख रहा है, तो पहला जो है मेन वाले में कितना हो जाएगा, मेन जो है स्केल का ऊपर वाले का वो कितना हो जाएगा, 1 इंच, तो इसको कर लीजिए 1, ठीक, 3 में आएगा 1 इंच। अब इसके बाद मेन का भी जो है ये मेन डिवीजन किया हुआ है, इसका भी 1 इंच का पूरा डिवीजन किया हुआ है, तो मेन डिवीजन क्या हो जाएगा, मेन डिवीजन, इसको जरा देख लेते हैं, तो कितना डिवीजन किया हुआ है जी, ये कहाँ पे दिख रहा है, 4 तक है। तो एक डिवीजन का वैल्यू, मेन का एक डिवीजन का वैल्यू 1/10 था, तो 4 का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.4, पहले 4 डिवीजन है तो 4 लिखेंगे, 4, एक डिवीजन का वैल्यू कितना है, 0.1 इंच। ओके, अब ये सब डिवीजन जो है क्या दिख रहा है उसको देख लीजिए, सब डिवीजन। ओके, सब डिवीजन कितना दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 के बाद ये जो है, 4 के बाद ये 5 भी तो एक आधा भी तो है, तो उसका मतलब क्या है कि ये पूरा जो 0.1 है उसको भी 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है, और उसके बाद ये जीरो वाला शो कर रहा है तो वो भी आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये हो गया एक डिवीजन का वैल्यू, और एक डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी का 10, पॉइंट पहले एक शून्य और आ जाएगा, 5 दूनी का 10, इतना इंच होगा। ठीक है, एक सब डिवीजन का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे आप चलते रहिए, इसको लिखते रहिए, कितना है, पहला 1 इंच, इसके बाद दूसरा वाला में कितना था जी, तो ये होगा 0। अब 4 में से 0.1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4001 इंच लिख सकते हैं, और इसको कितना लिखेंगे, अगले वाले को 0.050 इंच। 3 अंक तक हम इसलिए ले रहे हैं कि अगला जो है लिस्ट काउंट, इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 इंटू कितना हो जाएगा, जितना डिवीजन इसके सामने रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 के फॉर्म में, उससे मल्टीपल के फॉर्म में आएगा, इसीलिए 3 शून्य तक हम ले रहे हैं उसमें। ओके, अब देखिए वर्नियर डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया, वर्नियर डिवीजन, तो वर्नियर डिवीजन में देखिए कि कौन सा मिल रहा है, तो इसका देखिए यहाँ पे 9, 5 6 7 8 9 10 यहाँ हो गया, तो 9 वाला इसके सामने मिल रहा है, तो 9 हो गया, 9 डिवीजन, एक डिवीजन का वैल्यू कितना है जो लिस्ट काउंट है इसका, तो 0.001 इंच, इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो कितना आ जाएगा, 0.009 इंच। अब ये सारे को जोड़ देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, टोटल इसका रीडिंग निकल जाएगा। तो जोड़िए, कितना हो गया, 1, यहाँ से ये वाला आया, इधर से शुरू करते हैं, 9, फिर इसके बाद 5, इसके बाद 4, और ये 1 यहाँ पे आ गया, तो 1.459, तो 1.459 कहाँ पे है, ऑप्शन बी 1.459।
9। तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले आपको ये समझ लेना है कि ये जो है 1 इंच को कितने बराबर भागों में बांटा गया, 10 बराबर भागों में बांटा गया। तो पहला मेन वाला जो था, ये बड़ा वाला ये हो गया कि 1-1 इंच का है वो, तो 1 इंच यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा कहीं, इसके बाद 2 आया ना, तो 1 इंच तो है, 1 इंच के बाद का खुला हुआ पोर्शन है, तो 1 इंच हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद जो है क्या है, मेन डिवीजन, मेन डिवीजन के 1 इंच, एक डिवीजन का वैल्यू कितना है 0.1, तो इसका कितना है 4 डिवीजन यहाँ पे दिख रहा है। 0 के बाद कौन सा डिवीजन दिख रहा है, 4 डिवीजन दिख रहा है, 0 से पहले वाला, तो 0 से पहले वाला 4 डिवीजन दिख रहा है, तो मेन डिवीजन में 4 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये निकल गया। ओके ठीक, अब इसके बाद सब डिवीजन, इसके बाद भी आधा दिख रहा है 0 से पहले, ये हाफ वाला ये दिख रहा है, तो इसका मतलब एक डिवीजन ही केवल दिख रहा है, तो उसका एक का मान क्या होगा 0.5 हो जाएगा, इसको भी हमने जोड़ दिया। अब क्या है कि यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा टैली कर रहा है, तो यहाँ से टैली कर रहा है 9 वाला, ये 9 वाला लाइन है उससे टैली कर रहा है, बिल्कुल सामने सामने है, तो 9 इंटू 0.01 जो कि इसका लिस्ट काउंट है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो आया ये हो गया, और सभी को हमने जोड़ दिया, तो इसका क्या निकल गया, पूरा रीडिंग निकल गया। ओके, ये बातें समझ में आ गई। इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर का जो है लिस्ट काउंट जो है निकालने के बाद उसका रीडिंग हम निकालते हैं। जिस तरह का वर्नियर कैलिपर है, जैसे कि ब्रिटिश स्केल का है, तो लिस्ट काउंट क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, और इसके बाद हम इस तरीके से हम रीडिंग निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 163। क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट इज यूज टू मार्क एंड चेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो कॉम्बिनेशन सेट का वह कौन सा भाग, कॉम्बिनेशन सेट का किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित करने और जांचने के लिए किया जाता है। तो देखिए कॉम्बिनेशन सेट में 3 हेड होता है, कौन कौन सा हेड होता है, सेंटर हेड होता है, सेंटर हेड होता है, पहले हमने इसको बताया है, स्क्वायर हेड होता है, इसका फिगर भी हमने बताया है, अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस में हमारा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से पहले क्वेश्चन को हमने जो डिस्कस किया है वहाँ कॉम्बिनेशन सेट की बात आई है, हमने पूरा फिगर के साथ कि कौन सा स्क्वायर हेड होता है, कौन सा सेंटर होता है और क्या होता है वो सारा हमने बताया हुआ है। और तीसरा क्या होता है, प्रोटेक्टर हेड, ठीक है, प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर हेड। तो 3 तरह का हेड होता है। सेंटर हेड क्या करते हैं, किसी का भी सेंटर निकालना है। स्क्वायर हेड से क्या करते हैं, 90 डिग्री और 45 डिग्री चेक करते हैं और क्या कर सकते हैं, उसका जो है चिन्हित भी किया जा सकता है। 90 डिग्री जो है और 45 डिग्री का एंगल भी चेक कर सकते हैं और 90 डिग्री 45 डिग्री एंगल बना भी सकते हैं। ओके, और प्रोटेक्टर हेड से क्या चेक करते हैं, एंगल को चेक करते हैं कि कितना डिग्री का एंगल है ना। तो इस तरीके से 3 तरह का, 3 कॉम्बिनेशन सेट में ये 3 भाग होते हैं। उसके साथ एक आपका स्टील रूल भी लगा हुआ रहता है, उसके साथ एक स्क्राइबर लगा हुआ रहता है, उसके साथ एक स्पिट लेवल लगा हुआ रहता है। तो इतना चीज़ क्या होता है कॉम्बिनेशन सेट के साथ रखा हुआ रहता है। और कॉम्बिनेशन सेट में स्क्वायर हेड से हम 90 डिग्री और 45 डिग्री एंगल को चेक करते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 164 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। 164 क्वेश्चन कह रहा है कि वाई रिब्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट। रिब्स जो होता है क्यों प्रोवाइड किया जाता है एंगल प्लेट में। अब ये आपको ये समझना है कि एंगल प्लेट का ज़रूरत कहाँ पड़ता है। तो एंगल प्लेट जो है जब मार्किंग आप करते हो ना, तो मार्किंग करते हो तो उस समय 90 डिग्री में इस तरीके से एक आपके पास ब्लॉक होता है ना, और इसमें क्या होता है कि यहाँ जो है छेद लगा रहता है, और इसी में क्या होता है कि यहाँ हम जॉब को पकड़ के, इस एंड पे जॉब को पकड़ के, है ना, और क्या करते हैं मार्किंग का काम करते हैं। तो एक्चुअली में इससे क्या किया जाता है, इससे हम मार्किंग का काम करते हैं, किससे, एंगल प्लेट के सहारे हम मार्किंग का काम करते हैं। नीचे में सरफेस प्लेट होता है, सरफेस प्लेट के ऊपर जो है एंगल प्लेट लगा लेते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पे जिस ये पे मार्क करना है उसको हम यहाँ रख देते हैं, और यहाँ जो है कसने वसने का भी जो है सिस्टम रहता है ताकि वो गिरे नहीं, या फिर लुब्रिकेशन के सहारे जो है दोनों पार्ट्स में ऐसा कर देते हैं ताकि वो चिपक जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर हाइट गेज से हम क्या करते हैं, फिर मार्किंग शुरू कर देते हैं। ये क्या है, जॉब है ना, ये जॉब है, और ये वाला जो चीज़ है एंगल के फॉर्म में 90 डिग्री के एंगल में आपको मिलेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल प्लेट कहते हैं, है ना।
तो ये बेसिकली यूज़ होता है कहाँ पे, जब मार्किंग ऑपरेशन करते हैं किसी जॉब के ऊपर, तब ये यूज होता है। तो ये कह रहा है कि एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो रिब्स प्रदान करने का कारण है डिस्टॉर्शन को रोकना, यानी विकृति जो है वो ना हो, किसकी वजह से, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा उसके चलते किसी तरीके से डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, है ना। ताकि हीट, चूँकि होता क्या है कि कोई भी मेटल में अगर आप हीट दोगे तो क्या होता है, वो उसमें कुछ प्रसार होता है ना। प्रसार का मतलब क्या होता है कि हीट जैसे ही देते हैं तो उसकी लंबाई में या फिर चौड़ाई में या फिर एरिया में थोड़ा सा क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है, या तो श्रिंकनेस हो सकता है या फैलाव हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए, डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, रिब्स दिया जाता है। ओके, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 164 के आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पे, और देखते हैं कि 165 क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 165 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जरा देख लीजिए, तब जो है आगे हम 65 में, यहाँ ऑप्शन इधर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी ब्लॉक्स। वी ब्लॉक्स जो है उसको हमको पहचानना है, पहचान करना है कि किस तरह का वी ब्लॉक है ना। तो देखिए ये जो ब्लॉक जो फिगर में जो दिया हुआ है ये किस तरह का है, ये डबल लेवल सिंगल ग्रूव, इसको हम ग्रूव कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ग्रूव कहते हैं। यहाँ जो बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रूव कहते हैं। और डबल लेवल क्यों, चूंकि यहाँ पे भी एक बना हुआ है और इस इन में भी एक बना हुआ है ना, इसीलिए क्या होगा, डबल लेवल, इसको क्या कहते हैं, डबल लेवल सिंगल ग्रूव। ओके, तो इस पूरे पार्ट्स को, इसको हम क्या कहते हैं, डबल लेवल सिंगल ग्रूव, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। चूंकि हमारे पास ग्रूव क्या है, एक ही है, एक का मतलब एक इधर है एक इधर है, चूंकि दो जो ग्रुप होता है पेयर के फॉर्म में होता है ना, तो उसको हम दोनों को मिला के एक मानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी क्लैंप लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही ग्रुप है। एक ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको हम पेयर के रूप में मानते हैं, ये और ये, इस दोनों को मिला के एक। और जो है डबल लेवल क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे जो है वी ब्लॉक बना हुआ है और एक इस तरफ भी बना हुआ है, इसलिए डबल लेवल है। अभी यही चीज क्या है, सिंगल लेवल में सिंगल ग्रुप जो होता है ना, इसमें ये नीचे वाला ऐसा बिल्कुल क्लोज रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे पूरा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। और जब क्लोज रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप है और एक जो है सिंगल आपका लेवल है ना। और डबल में यही क्या हो जाता है, नीचे भी ये कटा हुआ रहता है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आता है तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और फिगर्स को देख लेते हैं, ताकि हम समझ पाएंगे। फिगर देखने के लिए हम चलते हैं, आपको बोर्ड पे ले चलते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं इस तरह का भी ब्लॉक। अब जब यहाँ जाएंगे तो आपको दिखेगा ये ब्लॉक, यहाँ पे सिंगल लेवल, यहाँ जो दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप। क्यों सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, क्योंकि एक ही सिंगल लेवल है, एक ही भी बना हुआ है और एक ठो ग्रुप है। इस दोनों को मिला के क्या मानते हैं, एक मानते हैं, ये पेयर के रूप में लेते हैं। ठीक है ना, तो ये है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। ओके, अब यहाँ पे जो है सिंगल लेवल डबल ग्रुप, क्यों डबल ग्रुप, यहाँ पे एक, ये दोनों मिला के एक पेयर हो गया, और ये एक एक है, दो दो, चूंकि ये पेयर के फॉर्म में रहता है तो दो क्या हो जाएगा आपका पास, ये सिंगल लेवल है, एक सिंगल लेवल हो गया, लेकिन ये डबल ग्रुप होगा। डबल ग्रुप क्यों, एक ग्रुप यहाँ एक ग्रुप यहाँ, यानी सिंगल लेवल डबल ग्रुप, ये हो गया कौन सा, ये ब्लॉक। ठीक है ना, इसके बाद चले सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप। यहाँ पे देखिए सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सॉरी डबल लेवल सिंगल ग्रुप। तो यहाँ पे डबल लेवल क्यों कह रहा है, क्योंकि एक इधर भी है और एक इधर भी है, जहाँ पे हम भी ब्लॉक में कोई चीज़ हम पकड़ सकते हैं। और सिंगल ग्रुप क्यों, क्योंकि इसको पेयर के रूप में लेते हैं, है ना, ये ग्रुप को पेयर के रूप में लेते हैं। और यहीं पे जो है हम क्या लगाते हैं, सी क्लैंप लगाते हैं। ओके, है ना, यहाँ पे क्या लगाते हैं, ये ग्रुप हो गया, ये साइड फेस हो गया, ये टॉप फेस हो गया। तो टॉप फेस के ऊपर में जो है ये इस तरीके का बना हुआ रहता है, और ग्रुप जो है इस तरीके का आयताकार स्लॉट कटा हुआ रहता है पूरा पैरेलल उसके ये में, लाइन में। ओके, तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई। यहाँ पे सिंगल लेवल डबल ग्रुप है, सिंगल लेवल क्योंकि एक ही यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, और डबल ग्रुप क्यों है, तो डबल ग्रुप इस सिंगल ग्रुप क्यों है, क्योंकि सिंगल यहाँ पे है, और डबल लेवल क्यों है, क्योंकि एक इधर हो गया दूसरा ये हो गया, है ना, दो लेवल हो गया। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक्स इस तरीके का होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
तो इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर दें। ओके, इरेज करते हैं, है ना। क्या है इसमें, हमने समझ लिया इस चीज़ को। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला। तो चलिए हम उसी पेज पे चलते हैं, प्रीवियस पेज पे, और हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 165 का जो आंसर है वो क्या था आपका, उसका आंसर था ये डबल लेवल सिंगल ग्रुप। क्योंकि ग्रुप एक ही है, और डबल लेवल क्यों, क्योंकि दो तरफ बना हुआ है, एक इधर भी बना हुआ है, एक इधर भी बना हुआ है। तो 1 और 2, और ये क्या है, एक, इसी को एक मानेंगे। ये दोनों एक एक क्या है, ग्रुप है, ये ग्रुप है ना। और ये क्या है, ये लेवल है, डबल लेवल, पहला लेवल, फर्स्ट लेवल ये हो गया, फर्स्ट लेवल, और ये सेकंड लेवल, है ना। तो दो लेवल एक ग्रुप। ओके, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, ठीक है। तो 165 पे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 166 चलते हैं और इसको ज़रा देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। 166 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील फॉर्जेबल, स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है। यानी कि कार्बन का जो मात्रा है जब हम उसमें मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लो कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील बनता है, ठीक है ना। उसमें तीन स्ट्रक्चर होता है, फेराइट होता है, पियरलाइट होता है और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर होता है। तो फेराइट स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सबसे शुद्ध होता है, उसमें कार्बन की कंटेंट नहीं रहती है। और जैसे जैसे हम उसमें जो है कार्बन के कंटेंट को मिलाते हैं तो वो लो कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील जैसा ही भी कार्बन का अमाउंट होता है उसके हिसाब से वो चेंज होता है। तो फॉर्जेबल कितना अमाउंट तक होता है, 1.7% ऑफ कार्बन जब तक मिला दिया जाता है, यहाँ तक क्या होता है, फॉर्जेबल होता है, उसको हम फोर्ज कर सकते हैं। तो 1.7% ऑफ कार्बन तक इसको हम क्या कर सकते हैं, फोर्ज कर सकते हैं। तो 166 का ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो गया, ठीक है। 167 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 167 को जरा देख लेते हैं, या क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है कि विच कटिंग फ्लूइड्स आर यूज फॉर ड्रिलिंग कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। अब कटिंग फ्लूइड का उपयोग क्यों किया जाता है इसको जरा हम लोग समझ लें। जब हम जो है ड्रिल मशीन से या ड्रिल बिट से कोई मेटल को जब हम काटते हैं तो चिप्स के फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे बुरादा या चिप्स के फॉर्म में वो क्या करता है, वहाँ से बाहर निकलता है ना। किससे, यानी छेद से बाहर निकलता है। तो जब छेद से बाहर निकलता है तो उस दौरान जैसे आपका एक जो है ड्रिल बिट भी क्या होता है, मेटल का होता है, और मेटल पे हम वर्क करते हैं तो दोनों आपस में उसके जो पार्ट्स होते हैं वो घिसते हैं। तो घिसते हैं तो क्या हो जाएगा, ड्रिल गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो क्या हो सकता है, उसका एज जो होता है, कटिंग एज खराब हो सकता है। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कटिंग एज खराब ना हो उसमें कुछ जो है लुब्रिकेंट्स वगैरह डालते हैं। उसमें जो लुब्रिकेंट्स डाला जाता है ताकि हम क्या हो सके, ठीक है ना। ऑयल जो है लुब्रिकेशन का काम करता है ताकि वो हीट को रोक सके। हीट जो प्रोडक्शन हो रहा है दोनों के कांटेक्ट होने से, उस हीट प्रोडक्शन जो जनरेशन हो रहा है, हीट का जनरेशन हो रहा है, उसको रोक सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है ऑयल्स डालते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से मेटल को काट रहे हैं उसके अनुसार हम ऑयल्स को रखते हैं। तो यहाँ पे जो है कास्ट आयरन के समय जो है क्या किया जाता है, कास्ट आयरन में जब कटिंग करते हैं, ड्रिलिंग का ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए फ्लूइड्स के रूप में ड्राई एयर जेट का प्रयोग करते हैं। यानी कि केवल सूखी हवा जो होती है उसका प्रयोग करके कर्तन को हम बाहर निकालते हैं। किस केस में, कास्ट आयरन के केस में। केवल कास्ट आयरन में होता है, कास्ट आयरन में केवल होता है, हम एयर के सहारे उसके जो भी कर्तन है वो किससे बाहर निकालते हैं, उसको ड्रिल से बाहर निकालते हैं, यानी कि छेद से बाहर निकालने का काम करते हैं। बाकी सभी में जो है ऑयल्स का यूज करते हैं, एक्सेप्ट क्या है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को छोड़ के बाकी जैसे रॉट आयरन में हो गया या पिग आयरन में हो गया या दूसरे जो है आयरन में जब हम छेद करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं पे वाटर का भी प्रयोग किया जाता है ताकि वो गर्म होने से रोका जा सके। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 168, और इसको जरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 168 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 को जरा देख लें। ये कह रहा है क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 168 यहाँ है, इसका ऑप्शन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है कि नेम द पार्ट मार्क्स एक्स इन द रेडियल ड्रिल मशीन। जो ड्रिल मशीन जो दिखाया गया है ये एक तरीके का रेडियल ड्रिल मशीन है, और इसमें जो है एक्स के रूप में जो भाग दिखाया गया है इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। ओके, तो इसका नाम जो है स्पिंडल हेड है, चूँकि इसके स्पिंडल जुड़ा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल, ठीक है ना, स्पिंडल। तो स्पिंडल से ये पूरा हेड जो है, हेड इसी स्पिंडल से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा जो है क्या होगा, स्पिंडल हेड। इसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल हेड कहते हैं। ओके, है ना, ये रेडियल ड्रिल मशीन है, और ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। स्पिंडल ड्रिल किसको कहते हैं, स्पिंडल हेड किसको कहते हैं, इसको बोलते हैं। स्पिंडल ये यहाँ पे है, और यहीं पे हम क्या करते हैं, इसी स्पिंडल में हम क्या लगाते हैं, ड्रिल बिट को लगाते हैं, ड्रिल बिट को फिट करते हैं। तो ये जो है रेडियल ड्रिल मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है, इसको भी ज़रा हम लोग समझ लें। जहाँ पे हैवी वर्क करना हो, और ड्रिल मशीन में जहाँ पे ड्रिलिंग जो है लार्ज डायमीटर का करना हो, उसके लिए हम रेडियल ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि हम इस ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल है उसको रॉकर आर्म, जो यहाँ पे जो रेडियल जो आर्म जो दिख रहा है, ये वाला रेडियल आर्म्स, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल आर्म्स। यानी ये वाला जो आर्म्स है ये क्या है, रेडियल आर्म है ना। इसी के सहारे ये जो है स्पिंडल आगे पीछे क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। अब ये वाला चीज़, नीचे वाला चीज़ क्या है, इसको हम बेस कहते हैं, है ना। और ये वाला जो है, ये वाला भाग इसको पिलर कहते हैं, ठीक है। ये वाला भाग इसको हम पिलर कहते हैं। इसमें क्या है, ड्रिल मशीन का जो पिलर है, पिलर से ये क्या थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, और ये स्पिंडल जो है, स्पिंडल हेड क्या है, पूरे रेडियल आर्म पर आगे और पीछे की तरफ स्लाइड कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से हैवी वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अब थोड़ा सा और भी ज़रा हम लोग समझना है, तो एक फिगर्स को ज़रा देख लेते हैं, हमें और बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग उसी पेज पे चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके का जो फिगर होता है वो होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है रेडियल ड्रिल मशीन को दिखाया गया है, और ये रेडियल ड्रिल मशीन जो है इसी तरीके का होता है। ये वाला जो पोर्शन है ये जो है इसी के ऊपर ये पूरा स्पिंडल हेड आगे पीछे मूव करता है, और ये हाइड्रोलिकली ये ऊपर नीचे भी जा सकता है, ये ऊपर नीचे भी मूव करता है जितना ज़रूरत हो उसके हिसाब से। ये एक्चुअली में हेवी, और यहाँ पे देखिए ड्रिल बिट लगा हुआ है ना, स्लीव के सहारे ड्रिल बिट को लगाया जाता है। तो हेवी ड्यूटी वर्क के लिए, हेवी ड्यूटी वर्क जहाँ पे है, जहाँ पे हेवी ड्यूटी वर्क है, और हेवी ड्यूटी वर्क का मतलब है कि रेडियस, वहाँ पे जहाँ पे ड्रिल का जो साइज़ है, उसका रेडियस है, डायमीटर है जो बड़ा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियल ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ये वाला चीज़ क्या है, ये बेस है, ये कॉलम हो गया, ये रेडियल आर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियल आर्म हो गया। इसके बाद जो है ये स्पिंडल, हमने बताया ही है कि ये स्पिंडल होता है, और इसी के अंदर स्लीव लगा के, और इसके अंदर क्या लगाते हैं, ड्रिल बिट को लगाते हैं, फिट करते हैं। जितना भी जो है रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार वो ड्रिल बिट को हम लगाते हैं। और ये ड्रिल हेड है, यहाँ पे जो ड्रिल होता है वो है, और यही इसी को स्पिंडल हेड भी कहते हैं। चूँकि ये स्पिंडल से जुड़ा होता है तो इसको स्पिंडल हेड भी कहते हैं। और ये जो है टेबल है, इसी के ऊपर वर्कपीस, जिसके ऊपर हमको छेद करना रहता है, उसको हम रख के सारा ऑपरेशन करते हैं। चलिए ओके, फिर से हम लोग उसी पेज पे चलते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस को देखने पे हमें लगता है कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, आपका स्पिंडल हेड इसका जो है वो सही आंसर है। तो 168 का आंसर डी इज़ द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न की तरफ चलें, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 169, इसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस रहते ही हैं। इसमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट द स्पिंडल स्पीड फॉर एचएसएस ड्रिल, डायमीटर कितना है, 24 mm का है, एंड कटिंग स्पीड जो है 30 मीटर पर मिनट टू ड्रिल माइल्ड स्टील। ठीक है, एसएस हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास जो है 24 मिलीमीटर है, काटने के लिए जो काटने की जो गति है वो कितना है, 20 मीटर पर मिनट है,
के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए धुरी गति निकालिए। इसका धुरी जो है मतलब कि रेवोल्यूशन पर मिनट कितने चक्कर जो है प्रति मिनट काटता है वो निकालने के लिए ये प्रश्न कह रहा है। तो इसके लिए देखिए कटिंग स्पीड का फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई इन डी डिवाइडेड बाई 1000। अब यहाँ पे क्या है, ये कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 मिनट पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है। पाई की वैल्यू तो है 3.14 रखना है, इन क्या है, आरपीएम, यही फाइंड आउट करना है ना, कि इस धुरी की जो ड्रिल का जो धुरी है उसकी गति आरपीएम का वैल्यू निकालना है, कितना आरपीएम है। और डायमीटर जो है ये दिया हुआ है, कितना डायमीटर है, 24 mm का डायमीटर है, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो थोड़ा सा और फार्मूलेट हम कर लें इसको, दैट मीन्स यानी एन इज इक्वल टू हो जाएगा कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी। ओके, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कटिंग स्पीड इंटू 1000, और एन जब निकालना है तो एन के बाद बाकी जो है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों आ जाएगा डिवीजन में और नीचे चला आएगा। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ से हमने निकाल लिया कटिंग स्पीड कितना दिया हुआ है जी, कटिंग स्पीड 30 दिया हुआ है, 30 हमने लिखा। इसके बाद 1000 हमने किया यहाँ पे, पाई का मान 3.14 और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है वो देख लीजिए 24। यहाँ सारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऊपर में कितना आ जाएगा यार, 30,000, ठीक है। 30,000 में इससे मल्टीप्लाई करो यानी कि 3.14 24 कितना हो जाएगा, चर्चों का 16 और 4 एकम 4 एक 5 और चरती 12, 4 दूनी 8, 2 और 3 दूनी का 6, 6 8 5 13 और 2 2 4 एक 5 और 6 एक 7, कितने पॉइंट के बाद 75.36। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 73 75 के अप्रॉक्स है, तो 75 के अप्रॉक्स है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 छका 150, 75 दूनी 150 होता है, 75 दूनी 150, तो और 75 दूनी 150 और इसमें जो है 300 है तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आएगा, है ना। तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, ये जब कटाएंगे तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, ये आप कटा लेंगे इसका अप्रॉक्स वैल्यू, चूँकि हमको यहाँ से दिख रहा है इसलिए कुछ करने का जरूरत नहीं, हमको ये 75.36 ना लेके 75 ही ले रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 400 अप्रॉक्स आ जा रहा है। क्यों 400 आ रहा है, क्योंकि 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 दूनी का 150, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 चौका 300, तो 300 और 2 गो 0 तो 4 और डबल 0 यानी कि अप्रॉक्स 400 जो है, अप्रॉक्स जो है इसका क्या हो जाएगा, 400 अप्रॉक्स इसका धुरी की गति निकल जाएगी। तो ऑप्शन सी, उसके अगल बगल कहीं नहीं कुछ दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आएगा। एक्चुअली में 400 से कुछ कम आएगा क्योंकि 75.36 है ना, 75 से कुछ ज़्यादा है तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 400, चूँकि आंसर भी उसी तरीके का दिया हुआ है तो हमने अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे लगाया। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 30,000 और डिवाइडेड बाई कितना लिख सकते हैं, 75, और ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 400 क्या आ जाएगा, आरपीएम आ जाएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके, तो आरपीएम 400 आरपीएम जो है इसका क्या हो जाएगा, धुरी की गति हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलें और क्वेश्चन नंबर 170 को जरा देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि विच वन ऑफ द यूज टू ब्रिंग द प्लेट्स क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट्स इन द होल्स, है ना। मतलब क्या है कि जब कहीं पे रिवेटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, दो प्लेट को रखते हैं और उसमें हम रिवेटिंग करते हैं, है ना, ठीक है, रिवेटिंग करते हैं लैप जॉइंट में। तो लैप जॉइंट में जब दो पत्थर है उसको रख के हम क्या करते हैं, रिवेट लगाते हैं, तो ये दोनों जो है आप एक दूसरे के साथ सटा हुआ रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, वही पूछ रहा है। दोनों को यानी कि दोनों जो प्लेट्स है उसको एक दूसरे के नज़दीक लाने के लिए, है ना, ठीक है, क्या किया जाता है, ठीक, इंसर्टिंग द रिवेट्स इन द होल, होल में रिवेट्स को डालने के बाद और प्लेट को दोनों को नज़दीक लाने के लिए क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को भी जरा देख लें और क्या कह रहा है उसको भी जरा समझ लेते हैं।
तो ऑप्शन को देखते हैं, 170 का क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, यहाँ पे। अब जरा इसको हिंदी में भी पढ़ लें। छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो रिवेट डाल दिया हमने, छेद करके रिवेट उसमें डाल दिया, लेकिन प्लेट आपस में नज़दीक नहीं आ पाए हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। रिवेट सेट जो है वो क्लोज करने के लिए, दोनों प्लेट को बिल्कुल उसके बीच जो है कोई गैप न रहे, उस गैप को फिलअप करने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, डॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पे रिवेट, जैसे रिवेट में एक हेड बना हुआ रहता है, तो हेड को सपोर्ट करने के लिए डॉली का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, हेड को सपोर्ट करता है, हेड को, बना हुआ हेड को सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट करता है, ताकि वो हेड जो है वो किसी भी तरीके से उसका जो है शेप में कोई चेंजेस ना हो, ठीक है ना। रिवेट सेट का काम क्या है, जो है प्लेट को एक दूसरे के नज़दीक लाना है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसके बाद ड्रिफ्ट का उपयोग कहाँ पे होता है, तो ड्रिफ्ट का उपयोग जैसे होल कर देने के बाद प्लेट में उसको एलाइन करने के लिए, कि होल बिल्कुल सामने सामने हो, उसके लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो एलाइन करने के लिए, है ना, ALIGN, ओके। क्या एलाइन करने के लिए, एलाइन करने के लिए, है ना, ये हेड को सपोर्ट करता है, हेड को सपोर्ट करता है। कौन सा हेड, तो जो है उसमें जो है स्नैप हेड टाइप का बना हुआ रहेगा, या फिर हाफ राउंड हेड रहता है, तो उस तरीके का जो हेड रहता है उसको सपोर्ट करने के लिए डॉली का प्रयोग किया जाता है। अब ये कल्किंग टूल्स क्या है, कल्किंग टूल्स जो है वो क्या करते हैं कि जैसे ही जो हेड जो बैठ गया, तो हेड को बिल्कुल इस, जैसे मान लीजिए कि ये एक रिवेट है, तो रिवेट को जो है हेड, जैसे ये जॉइंट बना है ना, ये क्या है, एक तरीके का जॉइंट बन रहा है इसमें, ठीक है ना। ये आपका प्लेट है और इसमें हमको जॉइंट बनाना है, जॉइंट ये बन रहा है और ये रिवेट है। तो इसको जो है ये बिल्कुल हेड से चिपक जाए, और यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कल्किंग टूल्स का उपयोग करके इसके माथा को यहाँ से दबा देते हैं, ताकि भी किसी भी तरीके का जो है वहाँ से कुछ ये ना हो, ठीक है ना। तो इसको मार के थोड़ा सा दबा दिया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग फिगर के सहारे भी जरा इस चीज़ को अगर समझ लें तो बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 170 के लिए चलते हैं, जरा फिगर को देख लेते हैं, और ये फिगर क्या है इसको भी जरा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एक, यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका क्या है, डॉली है ना। ये डॉली क्या है, क्या किसको, इसको क्या है, ये यहाँ पे हेड है किसका, रिवेट का, इसको सपोर्ट कर रहा है ये डॉली। डॉली क्या कर रहा है, इस हेड को सपोर्ट कर रहा है, और हेड को किसी भी तरीके से उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, उसका जो शेप आकार ना बदले, इसके लिए हम डॉली लगा के रखते हैं। और ये जो है दोनों प्लेट, जिसी के अंदर क्या करना है आपको, क्या लगाना है, पहले तो आपको क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे हमने एक क्या कर दिया, एक डाल दिया, रिवेट डाल दिया, ठीक। अब ये रिवेट डाल दिया, तो रिवेट को जो है ये रिवेट सेट के सहारे क्या करेंगे, ये प्लेट को एक दूसरे के नज़दीक ला दिए, है ना, ये प्लेट को एक दूसरे के नज़दीक ला दिए, डॉली से हमने सपोर्ट कर दिया, और इस प्लेट को जब नज़दीक ला दिया किससे, रिवेट सेट के सहारे। अब इसके बाद जो एक्सेस जो इसमें जो बचा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, पीटते हैं, पीट के इसी तरह का शेप दे देते हैं। और ये पीटने का काम किससे करते हैं, तो जो हैमर हमारे पास होता है, बॉल पेन हैमर, उससे पीट के इसी तरीके का शेप दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, बॉल पेन हैमर का उपयोग करके, बॉल पिन हैमर का उपयोग करके हम क्या करते हैं, हेड इस साइड में भी बना देते हैं। और जब इस साइड में भी इस तरीके का हेड हम बना देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपस में एक दूसरा जो है, दोनों पत्ती आपस में क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, ओके। इस तरह का हेड हम पीट के बना देते हैं, ठीक है ना। पहले क्या किए, रिवेट सेट के सहारे इस दोनों प्लेट को समान में नीचे ले आए, और इसके बाद डॉली से सपोर्ट किया, इसके बाद बॉल पिन हैमर से पीट के इसका जो एक्सेस पार्ट है उसको पीट के इस तरीके का शेप दे दिया जाता है, ओके। तो ये है पूरी कहानी, रिवेटिंग का प्रोसेस, कैसे हम रिवेट करते हैं उसको हमने यहाँ पे समझ लिया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। चलिए आज के लिए हम लोग 170 तक ही इसको रखते हैं। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट ये को कवर करेंगे, और 171 से वहाँ शुरुआत करेंगे। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।